Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सौरभ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी जो दादी जी हैं उनकी डेथ हो गई थी इस कारण से। तो आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फॉरेस्ट जो है वो हमारे को पॉवर्टी से लड़ने में भी हेल्प कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलियंस को बिल्ड करने में भी हेल्प कर सकते हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट H1B वीजा के बारे में। देन सोशल मीडिया नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे बच्चों के लिए एंड लास्ट में फार्मा रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए अभी रिसेंटली नेचर के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। कहा गया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों आपस में डीपली लिंक्ड है क्योंकि दुनिया भर में ऐसे आपको 1.6 बिलियन लोग देखने को मिलते हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि इनका जो लाइवलीहुड है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ये फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों में रहते हैं और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू अपने लाइवलीहुड को सिक्योर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कभी ड्रॉट आ गया या फ्लड आ गया तो उस केस में यहाँ पे इनके पास सस्टेनेबल लाइवलीहुड अवेलेबल रहता है जिससे ऑल्टरनेट इनकम के थ्रू अपनी दिनचर्या को ये मेंटेन कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि भाई देखो जो फॉरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 80% आपकी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज को होस्ट करता है एंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2026 एंड फाओ का सोफा जो है ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी राइट्स को आपस में क्लोजली लिंक करता हुआ दिखाता है। तो अभी फॉरेस्ट हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में है एंड कहीं ना कहीं हम फॉरेस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं जहां पे जैसे प्रोटेक्टेड एरिया है तो उसके अंदर लोकल कम्युनिटी को इंटरवीन करने की परमिशन हम नहीं देते। तो कहते हैं फॉरेस्ट हमारे को काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसे ये हमारे हाइड्रोलॉजिकल वाटरशेड को मेंटेन करने में हमारे को हेल्प करता है। कहीं ना कहीं माइक्रो क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने का काम करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप का इंक्रीज होता है। एडिशनली ये एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है एंड फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट के कारण जो भी शॉक आपके आते हैं तो ये एक तरह का ऑल्टरनेट लाइवलीहुड को प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है एंड मोर ओवर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करके कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आप यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में क्या है कि जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी जब से पीडीएस स्कीम के अंडर इनको आपने फूड एलोकेट करना स्टार्ट किया, वीट राइस एंड ऑल, तो इनके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी अगर ये अपने ट्रेडिशनल सोर्स के ऊपर जाते हैं तो। बट कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जो पॉवर्टी है और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है वो आपस में लिंक्ड है। ज्यादातर ये लोग गरीब हैं जहां पर इनके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये फोकस करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, जहां पे ये ईंधन को जोड़ते हैं और उसको जला के अपना गुजर बसर करते हैं। तो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एशिया और अफ्रीका के अंदर फोकस करे कि भाई फ्यूल वुड और चारकोल को आप रिप्लेस करें तो इससे कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी है ये फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेगी एंड इससे फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आपको हेल्प मिलेगी। मोर ओवर कंजर्वेशन मॉडल के अंदर आप डाउन जो है यानी आपकी लोकल कम्युनिटी, आप क्या कर रहे हो, टॉप डाउन अप्रोच लेके आ रहे हो, सेंटर से एक पॉलिसी बनाते हो उसे इंप्लीमेंट करते हो। बट बॉटम अप अप्रोच लेके आओगे, डाउन से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ के साथ क्लाइमेट इंड्यूस इकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है जहां पे आपका फॉरेस्ट के अंदर जैसे फॉरेस्ट फायर और बाकी और ऐसे कई आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई अभी यहाँ पे हमारे सामने चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले जो पॉवर्टी और डिफॉरेस्टेशन है ये आपस में लिंक्ड है। ज्यादातर ये फिर फॉरेस्ट को डिग्रेड करने के ऊपर फोकस करते हैं। आपके फॉरेस्ट फोर्ट्रेस मॉडल के अंदर लोकल कम्युनिटी को आपने इन्वॉल्व नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन में कई बार आपको गैप देखने को मिलता है एंड टूरिज्म से जो भी आप पैसा जनरेट करते हो, खासकर ये जो सफारी एंड ऑल, इसमें लोकल कम्युनिटी को बहुत कम पैसा मिलता है। तो कहते हैं कि भाई आप वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाओ ताकि वाइल्ड लाइफ आपकी मूव कर सके एंड इससे कहीं ना कहीं आपकी कंजर्वेशन एफर्ट्स और बेटर होंगे। सोशो इकोनॉमिक आउटकम के ऊपर आप फोकस करो, ऑल्टरनेट लाइवलीहुड के ऊपर फोकस करो। आप कहीं ना कहीं इनके वेलफेयर के ऊपर फोकस करोगे तो इन रिटर्न इनका फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगा और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे सब्सिडाइज फ्यूल ऑल्टरनेटिव जैसे आप लाइक यहाँ पे उज्ज्वला योजना की बात करें तो सब्सिडाइज फ्यूल यहाँ पे इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन जैसे लद्दाख में कर रहे हैं हम, ह्यूमन
और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। जैसे ये अपने भेड़ बकरियों को एक जाले के अंदर बंद करके रखते, ताकि इनके जो बकरियां हैं ये आपके स्नो लेपर्ड्स या यहाँ पे जो भी आपकी प्रजातियां मिलती है वो खाए ना इन्हें, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंग्रोव कंजर्वेशन के साथ साथ इको टूरिज्म को ये बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अरुणाचल में भी हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन के थ्रू आप यहाँ पे हॉर्नबिल की पॉपुलेशन को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहते हैं कि भी इंक्लूसिव कंजर्वेशन के ऊपर आप फोकस करो, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे बेटर हो सके इसके ऊपर आप फोकस करो। तो ये आपका क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स और मेंस में आप देखते हैं। अब बात करते हैं H1B वीजा के बारे में। H1B वीजा स्पेशलाइज्ड आपकी ऑक्यूपेशन के लिए अवेलेबल होता है, जहां पे आईटी सेक्टर, स्टेम सेक्टर या हेल्थ केयर रिसर्च में कोई पर्सन इन्वॉल्व है। तो यूएस ऑन अ बेसिस कि यहाँ पे 65,000 लोगों को आप यूएस के अंदर बुला सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इमिग्रेशन सर्विसेज वाले और आपके होमलैंड वाले एक साथ मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं, जहां पे 1990 के यूएस इमिग्रेशन एक्ट के अंडर जो एम्प्लॉयर है यूएस का, वो टेम्पररी इन लोगों को इनके देशों से बुला सकते हैं और अपने यहाँ पे काम करवा सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि एक प्रोक्लेमेशन ऑफ 10,973 के थ्रू यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इसकी फीस जो कि महज 960 रुपए की होती थी, उसे $1 लाख के आसपास कर दिया। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि काफी नेगेटिव असर पड़ा इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया के ऑलमोस्ट 70% नेशनल इस कैटेगरी में आते हैं, H1B वीजा की कैटेगरी में। और यूएस के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, टीचिंग स्टाफ की शॉर्टेज हो जाएगी, रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम आएगी, मेडिकल केयर में आपका गैप आएगा। तो इस वजह से अभी जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसने यूएस प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को टर्न डाउन कर दिया। अब ये वीजा के अंदर आप 6 साल तक यूएस में रहते थे आप, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता था, तो परमानेंट रेजिडेंसी का भी ये आपको स्कोप रहता था। एडिशनली अगर लेट्स से आप हाई एंड रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस केस में कोई भी कैप नहीं है, वो 65,000 की कैप भी नहीं है। तो कहते हैं रूलिंग ने कहा कि भाई यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का ओवर रीच है, ये काम लेजिस्लेचर का है, कांग्रेस इस पॉलिसी को डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज पेनल्टी और आपकी टैक्स के अंदर फर्क होता है। तो टैक्स की कैटेगरी आपकी कांग्रेस के पास आती है और कांग्रेस ही इसके ऊपर रूल बना सकती है। मोर ओवर अब इंडिया के लिए रिलीफ है, कहीं ना कहीं इंडिया की जो मार्जिन थे आईटी कंपनी के वो स्क्वीज हो सकते थे, वो मार्जिन अभी आपके बने रहेंगे। मोर ओवर एडिशनली करियर की मोबिलिटी रहेगी, आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा यूएस का, तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया के अंदर भी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन सर्कुलेशन आप प्रमोट कर सकते हो। इंडियन सिलिकॉन वैली, यहाँ से लोग यूएस में गए, यूएस से आके वापस में इंडिया में अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें, तो उस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एडिशनली अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये डोमेस्टिक लेबर को भी प्रोटेक्ट करेगा, एंड ब्रॉड डिस्क्रिप्शन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं यूएस प्रेसिडेंट जो कई बार यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आपको लाइक एक रोक देखने को मिलती है। इंडिया को यहाँ पे ये फायदा है कि इंडिया को रेमिटेंसेस मिलेंगे, वो भी यहाँ पे एक बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले आर्टिकल। अगला आर्टिकल है अबाउट सोशल मीडिया। देखो, एक सभी के अंदर फोमो है। आज से 4-5 साल पहले तक मैं भी इंस्टाग्राम यूज नहीं करता था, बट अब हर कोई यूज करता है, तो एक चीज रहती है कि भाई इंस्टाग्राम बहुत अच्छी चीज होगी तभी सब यूज करते हैं और मुझे भी यूज करना चाहिए। तो वो जो फोमो है, उस फोमो को दूर करने के लिए क्या किया जाए? पेरेंट्स का कंट्रोल। अब डांट डपट के आप बच्चों को कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट करे? तो यस, अगर आप देखें तो वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने 16 साल से कम बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया। यूनाइटेड किंगडम ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। अभी 8 से 12 साल के बच्चों के लिए लिमिटेड इंटरफेरेंस हम अलाउ करते हैं, 12 से 16 साल के बच्चों के लिए थोड़ा कंट्रोल्ड वे में है, एंड 16 से 18 साल के बीच में हम लिटरेसी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गोवा जैसी स्टेट्स ऐसी हैं जो सोच रहे हैं कि क्या हमें फुल फ्लेज्ड एक बैन लगाने की जरूरत है, रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, या यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग सोशल मीडिया एक्सेस टू द माइनर, ये हमारा मेजर एजेंडा आता है, बिकॉज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और वुमेन की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की तरफ से अभी तक तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, बट हमारे यहाँ पे 2 एक्ट आपके एग्जिस्ट करते हैं, आईटी एक्ट ऑफ 2000 एंड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके थ्रू आप इस चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भी देखो, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को तो आप खुला छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, बट कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे होनी चाहिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो एल्गोरिदम है वो मैनिपुलेटिव है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अरे यार, इसने ये चीज़ अचीव कर ली, इसने ये चीज़ अचीव कर ली और मैं कहीं न कहीं अपने आप को डिमीन करूँगा। तो वो चीज़ आप ये कह सकते हो कि फोर्स एंगेजमेंट की जो एल्गोरिदम है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इससे कहीं न कहीं एंग्जायटी आती है, स्लीप डिसरप्शन होती है एंड मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब कहते हैं कि भई सोशल कंपल्शन हो जाता है कि सब इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मैं नहीं यूज़ कर रहा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एक फोमो क्रिएट हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम को यहाँ पे सेफगार्ड करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ गवर्नमेंट भी इंटरवीन करे। तो कहते हैं कि अब पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी क्योंकि गवर्नमेंट की भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन को और ज़्यादा सेव करें, कोई स्ट्रेंजर इनको मैसेज ना कर सके। कहीं न कहीं टर्न ऑफ एडिक्टिव एल्गोरिदम के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए एंड कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया की केस स्टडी हमारे को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट कर सकती है। कहते हैं सेफ डिजाइन के ऊपर आप फोकस कीजिए, आप एज वेरिफिकेशन को और ज्यादा रोबस्ट कीजिए एंड यहाँ पे आप बिल्ड करें ग्रेडेड इंटरवेंशन कि भाई आप कितनी एज के ऊपर क्या क्या चीजें अलाउ कर सकते हैं, वो चीजें आप फोकस कर सकते हैं। तो ये मेंस और प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जिसको आप देखते हैं। अब बात करते हैं सिरप्स के बारे में। कफ सिरप को लेकर गवर्नमेंट ने एक मेजर रूल चेंज किया। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा ड्रग रूल्स ऑफ 1945, इसके अंदर एक शेड्यूल के है जिसमें आप कहते हैं कि रेगुलेट किया जाता है आपकी इंडिया की, लाइक आप कह सकते हैं मेडिसिन को, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग एंड सेल एंड परचेज के बारे में बात की जाती है शेड्यूल के। कहते हैं ये एक्चुअल में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, जिसके थ्रू इसे रेगुलेट किया जाता है। एंड अभी कफ सिरप के ऊपर हमारा फोकस इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली 22 बच्चों की डेथ हो गई थी मध्य प्रदेश में कफ सिरप को पीने से। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड वैसे स्पेसिफिकली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ये के शेड्यूल की जो ड्रग्स है इसके केसेस में आप ये कह सकते हो काफी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती है, बट इसमें कुछ एग्जम्पशंस है। एग्जम्पशंस किस केस में? अगर आपके पास लेट्स से कि एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर हो, आप प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड स्टोरेज कंडीशन है आपके पास एंड आप ओपन है इंस्पेक्शन के लिए, तो उस केस में आप यहाँ पे एग्जम्पशंस ले सकते हैं। अब कुछ केसेस में एग्जम्पशंस कुछ कैटेगरी में दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, स्टेट हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स है, तो यहाँ पे आप रिटेल सेल के लाइसेंस को एग्जम्प्ट कर देते हैं। मोर ओवर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, वहां पर इमरजेंसी में कोई इलाज कर रहा है, तो उस केस में उन्हें उनके पास फार्मा का लाइसेंस नहीं है, बट स्टिल दे कैन स्टोर दिस बिकॉज वहां पर इमरजेंसी में उन्हें दवाई देने की जरूरत पड़ सकती है। मोर ओवर जैसे एनजीओज हैं, हॉस्पिटल ट्रस्ट हैं या आपके मेडिकल रिलीफ कैंप्स हैं, उनको भी एग्जम्पशन दी जाती है कुछ केसेस में कि भाई ठीक है, आप लाइक सस्ते दामों पे आप लाइक आप ये कह सकते हो कि फ्री में लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आपको स्टोरेज करनी पड़ेगी ताकि सप्लाई चेन को आप मेंटेन कर सको, तो उस केस में भी। एंड हाउस होल्ड रेमेडीज के लिए जैसे कॉमन लो रिस्क और जो ओवर द काउंटर सेल्स आप अलाउ कर देते हो, तो वो चीजें यहाँ पे अलाउ होती है। तो अब कहा जा रहा है कि ओवर द काउंटर सेल कफ सिरप की बैन की जा रही है बिकॉज इसमें केमिकल्स के कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट को यूज किया गया था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी। तो नॉन फार्मा ग्रेड सॉल्वेंट को इसमें यूज किया गया था बिना टेस्टिंग के। मोर ओवर आपकी सप्लाई चेन में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि अननोन है, इनकी एंट्री पॉइंट का पता नहीं लगता और कई बार इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड ओवर द काउंटर सेल जो है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया है बट बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स आया, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपने रिटेल एक्सेस को रोक दिया इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर। अच्छी चीज है, यहाँ पर कफ सिरप की सप्लाई अब थ्रू फार्मा से ही आपकी हो सकती है। इसमें सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन को आपने रोका, कहीं ना कहीं आपके मिस डायग्नोसिस के रिस्क को भी आपने रोका। तो यहाँ पे आप इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं आपने काफी अच्छा काम किया। आप इससे कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ को लाइक इस तरह के हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट यहाँ पे आपको लो रिस्क सॉल्वेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कैसे इसके प्रोडक्शन को आप बेटर कर सकें। यहाँ पे आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा ड्रग सस्पेंशन के ऊपर। अभी सॉल्वेंट की जगह आप पेक को यूज कर सकते हैं, तो पेक के थ्रू भी ये चीज अचीव की जा सकती है। तो ये चीज कही जा रही है कि फार्मा ग्रेड आपका रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर क्लियर ब्लेंडिंग होनी चाहिए, जिससे आप एक्चुअल में समझ सकें कि किस तरह के केमिकल इसमें यूज्ड है और उससे आपको रिजल्ट बेटर मिल सकता है। तो ये आपका मेंस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देखते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।